खुले मैदान में सभी की निगाहें धीरे धीरे नीचे उतरती नालन यानरान पर टिक गई। ऐसा करते समय सभी के हाव भाव अलग अलग थे। ये बंदा काफी अच्छा लग रहा है। एक बड़े पेड़ के ऊपर जिया जिंग तियान ने जियाओ यान को घूरते हुए मुस्कुराया। तुरंत उसने अपना सिर हिलाया और कहा, दुर्भाग्य से इस बार हमला नालन यानरान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, भले ही ये भयंकर लग रहा था। फ्लाइंग फ्लॉक चपलताडूत तकनीक वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। बगल में खड़े फामा ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी नजर गिरती नालन यानरान पर पड़ी और वो धीरे से हंसा। नालन कबीले की लड़की भी कमजोर नहीं है। ऐसा लगता है कि यून यून ने इन 3 सालों में उस लड़की को तैयार करने की पूरी कोशिश की है। हाई बोडोंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसने नालन यानरान को घूरा और एक पल बाद उसकी भौहें अचानक फड़क उठीं। उसके शरीर के भीतर ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा इसमें डूशी की सीमा को तोड़ने का हल्का सा संकेत है। चक चक। अपनी ताकत को छिपाने का कितना गहरा तरीका है, यहां तक कि मुझे भी इसका पता नहीं चला। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की गुप्त तकनीक वाकई असाधारण है। जिया जिंग तियान और फामा मुस्कुराए। कोई इसे कैसे भी कहे, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अगले संप्रदाय के नेता के रूप में नालन यानरान को जो प्रशिक्षण मिला वो स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना एक साधारण मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य कर सकते थे। इसके अलावा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को पिल्किंग गुहे की मदद भी मिली थी। इन सभी को नालन यानरान की मजबूत नींव में जोड़ते हुए इस उम्र में उसका दाडूशी वर्ग तक पहुंचना हास्यास्पद नहीं माना जाता था। ऐसा लगता है कि इस बार लड़ाई कुछ हद तक तीव्र होने वाली है। जियाओ कबीले का वो छोटा सा साथी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा उसके हाथ में विशाल काला शासक भी थोड़ा अजीब है। फामा ने जियाओ यान के हाथ में भारी जुआन शासक को घूरते हुए कहा। जब उसके पैर जमीन पर पड़ते हैं तो वह जो हवा का प्रवाह बनाता है उसे देखकर लगता है कि उस शासक में कुछ वजन है। क्या तुम दोनों ने महसूस किया है कि शासक के हाथ से छूटने के बाद न केवल उसकी गति बढ़ गई बल्कि उसके डू क्यू का विस्फोट और घनत्व भी तुरंत बहुत मजबूत हो गया। जिया जिंग तियान एक मजबूत व्यक्ति होने के योग्य था जिससे हाई बोडोंग भी डरता था। यहां तक कि जब जियाओ यान जमीन पर उतरा तो उसकी हल्की हरकत भी उसने इतनी बारीकी से देखी। जिया जिंग तियान की बातें सुनकर फामा ने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसने भी इन बदलावों को महसूस किया था। अब हालात को देखते हुए यह प्रतियोगिता कड़ी टक्कर वाली होगी। लेकिन जिस बात से मैं उत्सुक हूं वो ये है कि यह छोटा सा साथी वास्तव में किस पर निर्भर करता है। वो वास्तव में 3 साल पहले एक बेकार व्यक्ति होने की प्रतिष्ठा से बचने और नलन यानरान की प्रगति को पकड़ने में सक्षम है, जिसने मिस्टी क्लाउड सेक्ट का प्रशिक्षण प्राप्त किया है इतनी तेजी से। जिया जिंग तियान अनिश्चित था क्योंकि उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। हमारा अल्केमिस्ट एसोसिएशन उससे कभी नहीं मिला है, इसलिए हमने कभी उसकी जांच नहीं की। फामा ने अपना सिर हिलाया। उसकी नजर खुले मैदान पर पड़ी और अचानक बोला, नालन कबीले की वो लड़की अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने वाली है। धीरे धीरे गिरती हुई नालन यानरान अजीब तरह से हवा में तैरने लगी। जैसे ही वो जमीन से लगभग आधा मीटर की दूरी पर थी, उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और उसका शरीर हवा में उछल गया, जिसके बाद वो हल्के और फुर्तीले तरीके से कठोर हरे रंग की चट्टान की सतह पर उतरी। नालन यानरान को देखते हुए, जो जमीन पर उतरने के बाद वास्तव में सुरक्षित थी, पूरे चौक में राहत की सांस अनायास ही गूंज उठी। नालन यानरान की सुंदर आंखें गंभीर थी। उसने विपरीत दिशा में जियाओ यान को देखा, जिसका भाव अभी भी शांत था। एक नरम आवाज में उसने कहा, तुमने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं कम से कम ये मानती हूं कि तुम अब जियाओ कबीले के उस बेकार युवा स्वामी नहीं हो। जियाओ यान ने नालन यानरान के कुछ हद तक विलापपूर्ण शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें उठाईं
और उदासीनता से उसकी ओर देखा। जैसे ही उसने नालन यानरान के भीतर धीरे धीरे बढ़ती हुई पीली हरी रंग की ऊर्जा को महसूस किया, उसने अपने दिल में धीरे से बुदबुदाया, क्या वो आखिरकार अपनी असली क्षमता दिखाने वाली है? मैं उस समय जो कुछ भी हुआ उसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहती। नालन यानरान ने धीरे से अपना हाथ उठाया। पीली हरी रंग की तलवार के ऊपर हरी चमक और भी घनी होती गई, क्योंकि उसकी नजर जियाओ यान पर टिकी थी। लेकिन वर्तमान मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं इसकी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी नहीं रोकूंगा। जैसे ही नालन यानरान की आवाज धीरे धीरे कम हुई, उसके शरीर पर लबादा और उसके सिर पर काले बाल अचानक हवा की अनुपस्थिति के बावजूद हिल गए। उसके शरीर के भीतर से धीरे धीरे एक शक्तिशाली उपस्थिति उभरी। प्रभावशाली उपस्थिति की ताकत की सीमा ने आसपास के मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को सदमे में अपना मुंह चौड़ा करने पर मजबूर कर दिया। कई कोमल चीखें अनायास ही सुनाई दी। ये क्यों हुई? क्या नालन शिजी दाडूश तक आगे बढ़ गया है? मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों के हावभाव देखकर ऐसा लगा कि वे भी नालन यानरान की वास्तविक ताकत के बारे में अनिश्चित थे। ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि भतीजी नालन इतनी उम्र में पहले से ही दाडूशी वर्ग में पहुंच गई है। वो वास्तव में काफी सराहनीय है। मुचेन ने अपना सिर घुमाया और नलन यानरान को देखने के बाद नलन जी से मुस्कुराते हुए कहा, जो एक शक्तिशाली बल उत्सर्जित कर रही थी। उसकी हंसी में कुछ ईर्ष्या थी। हालांकि मुझान वर्तमान में 9 सितारा डूश थी और दाडूश से केवल आधा कदम दूर थी। मुचेन जानता था कि ये आधा कदम कुछ ऐसा था जिसे पार करना बेहद मुश्किल था अगर किसी के पास पर्याप्त भाग्य नहीं था। भतीजा मुझान भी कमजोर नहीं है। नालन जी मुस्कुराए और एक विनम्र जवाब दिया। नालन यानरान ने अचानक जो ताकत दिखाई उससे भी उन्हें राहत मिली। चाहे कोई इसे कैसे भी कहे, नालन यानरान आखिरकार नालन कबीले की सदस्य थी। अगर वो आज ये प्रतियोगिता हार जाती तो न केवल मिस्टी क्लाउड सेट का सम्मान गिरता, बल्कि नालन कबीले को भी शर्म आती। इसके अलावा नालन यानरान ने आवेग में आकर यह भी कहा था कि अगर वो हार गई तो वो उस समय समझौते के समय उसकी दासी बन जाएगी। जब उसने नालन कबीले की सबसे बड़ी युवती और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की भावी उत्तराधिकारी के बारे में सोचा तो नालन जी के बूढ़े चेहरे पर कुरूपता के कुछ संकेत थे। ये लड़की। जैसे ही उसने धीरे से अपनी सांस छोड़ी, नालन जी ने जियाओ यान की ओर देखा, जो शांति से नालन यानरान को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, भतीजे जियाओ, मुझे वास्तव में खेद है। इस प्रतियोगिता में नालन यानरान के लिए बहुत सारी जटिलताएं हैं। मुझे डर है कि हम केवल आपके साथ गलत कर सकते हैं। भविष्य में मैं नालन कबीले को जियाओ कबीले की भरपाई करने का आदेश दूंगा। उसके आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुनकर ऐसा लगा कि वो जियाओ यान के इस प्रतियोगिता को जीतने में सक्षम होने के बारे में आशावादी नहीं था। हालांकि कोई उसे दोष नहीं दे सकता था। जियाओ यान की वर्तमान आयु 20 भी नहीं थी। भले ही उसकी प्रशिक्षण प्रतिभा कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, उसकी उम्र में दाडूशी वर्ग तक पहुंचने में कठिनाई बहुत अधिक थी। आखिरकार उसके पीछे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय जैसे विशाल गुट का समर्थन नहीं था। बेशक सामान्य परिस्थितियों में ऐसा ही था। अगर 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल न होती तो जियाओ यान वास्तव में केवल दाडूश से नीचे ही रहता। दुर्भाग्य से जियाओ यान जिस स्थिति में था उसे सामान्य नहीं माना जाता था। इसलिए नालन जी के इस विचार से निराशा का सामना करना पड़ा। तेज धूप हवा में लटकी हुई थी और दूर आसमान से सूरज की रोशनी नीचे गिर रही थी, जिससे चौक पर छाई धुंध छंट गई। ये वहां मौजूद सभी लोगों के शरीर पर चमक रही थी, जिससे उनकी त्वचा थोड़ी गर्म महसूस हो रही थी। लगभग 1000 मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य चौक के चारों ओर जमीन पर अर्धवृत्त बनाकर बैठे थे। वे लकड़ी के खंभों की तरह चट्टान की सतह पर बैठे थे और आसमान से बरसती धूप उनके शरीर को
थोड़ी सी भी हरकत नहीं करने दे रही थी। इन लोगों की सहन शक्ति कुछ ऐसी थी कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बारे में अच्छी धारणा न होने के बावजूद जियाओ यान प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। ये देखकर कि वे प्रतिभाशाली लोगों को प्रशिक्षित करने में सक्षम थे, जिन्हें पूरे देश से चुना गया था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय वास्तव में इतने सालों तक जिया मां साम्राज्य से ऊपर खड़े रहने के लिए अपनी खोखली प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं था। चौक के बीच में स्थित रॉक स्मारक के ठीक पीछे पत्थर के मंच पर 10 से अधिक सफेद वस्त्र पहने बूढ़े लोग अपनी बूढ़ी आंखों को सिकोड़ते हुए चौक में 2 लोगों को देख रहे थे। कभी कभी वे आपस में कुछ फुसफुसाते थे। पहले बुजुर्ग, लड़ाई अभी शुरू ही हुई है, लेकिन नालन यानरान को अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी ओर जियाओ कबीले का छोटा सा साथी बहुत शांत दिखाई देता है। एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़े ने अपना सिर घुमाया और धीरे से युन लेंग के पास कहा। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। उसकी मानसिकता वास्तव में काफी अच्छी है। युन लेंग की उंगली ने धीरे से उसके लबादे पर जमी धूल को झाड़ दिया और उसने सहजता से कहा, लेकिन इस तरह की प्रतिस्पर्धा ऐसी चीज नहीं है जहां कोई अपनी मानसिकता पर भरोसा कर सके। इन कुछ वर्षों में नालन यानरान की प्रगति कुछ ऐसी है जिसने हम बूढ़े लोगों को भी चौंका दिया है। इसके अलावा संप्रदाय के नेता ने उसे संप्रदाय की कुछ गुप्त तकनीकें सिखाई है। चाहे उस युवा साथी की प्रतिभा कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, कम से कम अब उसके लिए नालन यानरान को पकड़ना कुछ हद तक असंभव है। आप सभी को बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि नालन यानरान ने पहले ही अपनी असली ताकत का प्रदर्शन कर दिया है, इसलिए ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो जानी चाहिए। एक बार जब हम उस छोटे साथी को जियोक कबीले से भगा देंगे, तो मुझे इसके बारे में और चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, युन लेंग ने धीरे से कहा। युन लेंग की यह बात सुनकर सफेद लबादा पहने वो बूढ़ा आदमी और कुछ नहीं कह सका। उसने अपना सिर हिलाया, पीछे मुड़ा और नीचे चट्टान के मंच पर नजर डाली। अचानक उसने कहा, गेयी, क्या कुछ गड़बड़ है? सवाल सुनकर पत्थर के मंच के दूसरे तल पर बैठा एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति पलटा। उसकी शक्ल देखकर यह आश्चर्य की बात थी कि गेई ये वही था जो उस समय सगाई रद्द करने के लिए नालान यानरान के साथ जियाओ कबीले में गया था। उसका वर्तमान भाव थोड़ा अजीब था। इसके अलावा उसके चेहरे पर भाव का स्रोत खुले मैदान में जियाओ यान लग रहा था। जब से जियाओ यान उसकी आंखों में पहले दिखाई दिया था, तब से ये की अभिव्यक्ति इस तरह से बदल गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पाया था कि वो युवक वास्तव में उस रहस्यमय काले वस्त्र पहने व्यक्ति से कुछ हद तक मिलता जुलता था, जिसे उसने उस समय यान शहर के भीतर मोक कबीले में देखा था। असंभव, वो रहस्यमय आदमी एक डू हुआंग है। जियाओ यान की उम्र के साथ भले ही उसके पास स्वर्ग की प्रतिभा हो, वो संभवतः उस कदम तक नहीं पहुंच सकता। ये ने हिंसक रूप से अपना सिर हिलाया, अपने मन के भीतर के हास्यास्पद विचार को फेंकना चाहता था। हालांकि दोनों चेहरे धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन होते रहे। एक बार जब दोनों चेहरे पूरी तरह से एक दूसरे से मिल गए, तो ये का पूरा शरीर कांप उठा। होश में आने पर उसने अपनी मोटी सांस छोड़ी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका पूरा लबादा वास्तव में ठंडे पसीने से भीग गया था। क्या तुम ठीक हो? मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के 10 से अधिक बुजुर्गों ने ये के ठंडे पसीने से भरे चेहरे को आश्चर्य से देखा और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कुछ नहीं है। ये ने अपने सूखे गले में घुसी लार को निगल लिया। वो एक पल के लिए झिझका, केवल अपना सिर हिलाया। उसने अपने दिल के अंदर के विचार को व्यक्त नहीं किया। भले ही दोनों चेहरे बहुत समान दिख रहे थे, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि रहस्यमय काले लबादे वाला व्यक्ति जियाओ यान था। अगर बाद वाले में वास्तव में इतनी ताकत थी, तो क्या उसे खुद को थका देने और नालन यानरान से कड़ी लड़ाई करने की जरूरत थी? यह निश्चित रूप से एक भ्रम था। उसके व्यवहार को देखते हुए वो अधिक से अधिक डू शी वर्ग में है। कोई बात नहीं,
वो निश्चित रूप से रहस्यमय काले लबादे वाला व्यक्ति नहीं है। गे ये ने अपने दांत भींचे, धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी नजर खुले मैदान में फेंकना जारी रखा। खुले मैदान पर नालान यानरान की उसके शरीर के भीतर से उभरती हुई प्रभावशाली उपस्थिति धीरे धीरे बढ़नी बंद हो गई। जब वो आखिरकार दाडू शिव वर्ग तक पहुंच गई, उसके हाथ में लंबी तलवार की लहर के साथ खुले मैदान के ऊपर तलवार की एक स्पष्ट आवाज शांत तरीके से सुनाई दी। तलवार की नोक पर एक हरे रंग की तलवार की आभा फैल रही थी और सिकुड़ रही थी। ये दूर से जियाओ यान की ओर इशारा कर रही थी और अचानक कहीं से एक जंगली हवा प्रकट हुई। नालान यानरान को विपरीत दिशा में देखते हुए जब उसकी शक्ति बढ़ना बंद हो गई, जियाओ यान ने अपने होठों को बंद कर लिया। उसने धीरे से कहा, जैसा कि अपेक्षित था, 2 सितारा दाडूशी के आसपास। चलो पूरी ताकत से जाने की तैयारी शुरू करते हैं। जियाओ यान ने अपनी गर्दन घुमाई और धीरे से सांस छोड़ी। उसकी हथेली ने भारी जुआन शासक को जमीन के ऊपर पकड़ रखा था। तुरंत उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे जमीन में डाल दिया। उसके शरीर पर हरे रंग की डू क्यूई एक ज्वाला की तरह थी जो अचानक से भड़क उठी। काफी देर बाद डू क्यूई गायब हो गई और हरे रंग का डू क्यूई कवच सभी की आंखों के सामने प्रकट हुआ। डू क्यूई कवच, ये बंदा भी वास्तव में एक दाडूशी है। कवच को देखते हुए जो एक ठोस पदार्थ से बना हुआ प्रतीत होता था, ठंडी हवा में सांस लेने पर होने वाली आवाजों की लहरें खुले मैदान में गूंजने लगी। अब यह मजेदार होने वाला है। अचानक शांत हो चुके खुले मैदान को महसूस करते हुए जिया जिंगतियान ने जियाओ यान के शरीर पर डू क्यू कवच को देखा, जो हल्के से हरे रंग की चमक बिखेर रहा था। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और हैरानी थी। यह कवच अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, लेकिन कोई इसे कैसे भी कहे, इसे बाहर निकालने में सक्षम होने का मतलब था कि वो व्यक्ति पहले से ही दाडू शिव वर्ग में प्रवेश कर चुका था। इस बिंदु से उसने जो देखा, उस पर विचार करते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि जियाओ यान और नालन यानरान की ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। जिस बात ने जिया जिंगतियान को चौंकाया वो ये थी कि जियाओ कबीले का ये छोटा सा साथी, जिसके पीछे कोई मजबूत समर्थन नहीं था, वास्तव में इन 3 छोटे वर्षों में नालन यानरान को कैसे पकड़ सकता है। किसी को पता होना चाहिए कि नालन यानरान के पीछे मिस्टी क्लाउड सेक्ट के रूप में जाना जाने वाला एक विशाल प्राणी था, जो उसे तैयार कर रहा था और सहायता प्रदान कर रहा था। ये युवा साथी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिया जिंगतियान और फामा ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में ये भावना देख सकते थे। दूसरी तरफ नालन जी का चेहरा, जो अभी थोड़ी देर के लिए शांत हुआ था, फिर एक बार फिर तनावग्रस्त हो गया। उसकी आंखें जियो यान के शरीर पर डू क्यू कवच को ध्यान से देख रही थी। काफी देर बाद उसने आखिरकार एक लंबी सांस ली। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर कुछ कड़वाहट थी। इस बार नालन जी को वास्तव में पछतावा हुआ। उसे उस समय नालन यानरान को न रोकने का पछतावा हुआ। अगर नालन यानरान ने सगाई रद्द करने का पूरा मुद्दा नहीं बनाया होता, तो ये युवा व्यक्ति जो खुद पर भरोसा करता था और 3 साल में एक बेकार व्यक्ति से एक मजबूत दाडूशी में बदल गया, एक दामाद बन जाता जिससे नालन कबीले बेहद संतुष्ट होते। पहले नालन जी नालन यानरान के सगाई रद्द करने के कृत्य से नाराज थे, क्योंकि वो बेहद घमंडी था। उसने और जियाओ यान के दादा ने जो समझौता किया था, उसके टूटने के बाद उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर ये कारण न होता तो कौन अपनी खुद की बेहतरीन पोती को जियाओ कबीले के एक युवा गुरु से शादी करने देता, जो उस समय सिर्फ एक बेकार व्यक्ति था। अब हालांकि जिस युवक ने नालन जी के सामने अपनी तीक्ष्ण धारें दिखाई थी, उसने बाद वाले को पूर्व के शरीर में निहित भयानक क्षमता को स्पष्ट रूप से देखने के लिए प्रेरित किया। भविष्य में ऐसी क्षमता जो मूल्य ला सकती थी, वो उस सीमा से कहीं अधिक थी जिसकी नालन जी कल्पना कर सकते थे। वो स्पष्ट रूप से समझ गया
कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय जैसा कोई बड़ा गुट नहीं था जो पीछे से जियाओ यान का समर्थन कर रहा था, और पीछे से इस तरह के समर्थन के बिना भी जियाओ यान वास्तव में 3 साल के भीतर नालन यानरान की गति को पकड़ने में सक्षम था। इस तरह की प्रशिक्षण प्रतिभा को केवल एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है, भयानक। इसलिए केवल इस क्षण में ही नालन जी को वास्तव में एहसास हुआ कि नालन यानरान की आवेगपूर्ण कार्रवाई के कारण नालन कबीले को कितना बड़ा नुकसान हुआ था। एक दाडूशी जो 20 साल का भी नहीं था, कौन गारंटी दे सकता था कि कुछ वर्षों के बाद वो कितना बड़ा हो जाएगा। एक डू वांग पूरे नालन कबीले का समर्थन करने के लिए पर्याप्त था। अगर जियाओ यान भविष्य में इस वर्ग तक पहुंच जाता है तो कौन गारंटी दे सकता है कि जियाओ कबीले की ताकत अचानक नहीं बढ़ेगी। ये 3 बड़े कबीलों को खतरे में डालने के बिंदु तक भी पहुंच सकता है। जैसे ही उसने उस गंभीर परिणाम के बारे में सोचा, नालन जी के चेहरे पर कड़वाहट और भी घनी हो गई। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और एक बार फिर आह भरी। अचानक वो बहुत बूढ़ा दिखाई दिया। आह, जियाओलिंग, तुम्हारा इतना अच्छा पोता है। बगल में म्यू चेन और विभिन्न गुटों के कुछ अन्य प्रमुखों ने नालन जी की कड़वी अभिव्यक्ति को देखा। हालांकि वे इतने समझदार थे कि दूसरे व्यक्ति के घाव को नहीं छेड़ते थे, लेकिन वे अपने दिलों में खुशी मनाए बिना नहीं रह सकते थे। नालन यानरान की वजह से नालन कबीले और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बीच संबंध तेजी से घनिष्ठ होते जा रहे थे। इससे राजधानी के भीतर कई समूह थोड़े डरे हुए थे। नालन कबीले का हारना कुछ ऐसा था जिसे देखकर कई लोग खुश थे। खुले मैदान के बगल में पत्थर के मंच पर 10 से अधिक सफेद वस्त्र पहने बूढ़े लोग तब तक हैरान रह गए जब तक कि वे उस डू क्यूई कवच को नहीं देख लेते जिसे जियो यान ने अचानक बुलाया था। काफी देर बाद वे धीरे धीरे ठीक हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पहली बार उनके चेहरों पर गंभीर भाव दिखाई दिए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस व्यक्ति को बहुत कम आंका था जो कभी जियो कबीले का कचरा था। पहले बुजुर्ग, ये एक सफेद लबादा पहने बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। यून लेंग के चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं था। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और बाकी कुछ बुजुर्गों की चिंता को दबा दिया। उसकी नजर चौक में खड़े युवक की पतली पीठ पर टिकी हुई थी और धीरे से बोला, हालांकि उसकी ताकत मेरी उम्मीदों से कुछ ज्यादा है, फिर भी उसके और नालन यानरान के बीच कुछ अंतर है। इसके अलावा नालन यानरान द्वारा अभ्यास की जाने वाली डू तकनीकें हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में सभी उन्नत है। इस बिंदु पर मुझे संदेह है कि वो नामहीन छोटा सा साथी उसकी बराबरी कर सकता है। चलो चुपचाप देखते हैं। यून लेंग की नजर खुली जमीन पर रुक गई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आस्तीन के भीतर घुसे हाथ कसकर बंद थे। उसे किसी तरह की बेचैनी महसूस हो रही थी। खुली जमीन पर नालन यानरान की नजर जियाओ यान के शरीर पर पड़ी। उसके सुंदर चेहरे पर उदासीनता ने आखिरकार इस बार उसके सदमे को छिपाने में मुश्किल कर दी। हालांकि उसने जियाओ यान की प्रशिक्षण प्रतिभा को कम नहीं आंका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ यान वास्तव में 3 साल के भीतर एक ऐसे व्यक्ति से सीधे दाडूशी वर्ग में छलांग लगा सकता है जो एक डूशी भी नहीं था। इस तरह की प्रशिक्षण गति कुछ ऐसी थी जिसे देखकर नलन यानरान, जिसे मिस्टी क्लाउड सेक्ट और पिल्किंग गुहे की मदद मिली थी, हैरान रह गया। नलन यानरान ने धीरे धीरे कुछ बर्फीली ठंडी हवा का एक घूंट अंदर लिया। उसके चेहरे पर उदासीनता धीरे धीरे गायब हो गई थी। उसकी गंभीरता बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि वर्तमान में वो वास्तव में जियाओ यान को गंभीरता से लेने लगी थी। नलन यानरान ने अपनी लंबी तलवार को कसकर पकड़ रखा था। इस बार उसने कोई अनावश्यक शब्द नहीं कहा। उसके सामने ये युवक, जिसे उसने कभी बेकार समझा था, इस लड़ाई में उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए उसके सभी प्रयासों का उपयोग करने के योग्य था। लंबी तलवार हिल गई और तलवार की स्पष्ट आवाज सुनाई दी।
तलवार की आवाज के बाद नलन यानरान के शरीर पर हल्के हरे रंग का डू क्यूई अचानक ऊपर उठ गया। एक पल बाद डू क्यूई गायब हो गया और एक नाजुक हल्के हरे रंग का डू क्यूई कवच उसके सुंदर शरीर को ढक गया। नलन यानरान ने जो डू क्यूई कवच बुलाया था वो निस्संदेह जियाओ यान के कवच की तुलना में बहुत पतला और अधिक सुंदर था। उसका शरीर जो सही जगहों पर मुड़ा हुआ था, उस तंग शरीर कवच से लिपटा हुआ था। इसने एक वीर आत्मा की सुंदरता को उत्सर्जित किया, जिससे वह, जो मूल रूप से उस स्थान का केंद्र बिंदु थी, सभी की आंखों का ध्यान आकर्षित करने लगी। हालांकि उनके दोनों डू क्यू कवच का रंग एक जैसा था, लेकिन अगर उनके बाहरी रूप की तुलना की जाए तो नलन यानरान का डू क्यू कवच स्पष्ट रूप से बहुत अधिक परिष्कृत था। दूसरी ओर जियाओ यान का कवच थोड़ा कच्चा दिखाई दिया। इससे कोई ये देख सकता था कि उन दोनों के दाडूशी होने के बावजूद उनकी ताकत में अभी भी अंतर था। शक्तिशाली डू क्यू नलन यानरान के क्यू पथों में बहती नदी की तरह आगे बढ़ी। उसने धीरे से अपनी सुंदर आंखें उठाईं और अपने पैरों की नोक को अचानक धीरे से जमीन पर दबाया। उसका शरीर एक प्रकाश किरण में बदल गया और उसने सबके देखते ही जियाओ यान पर हमला शुरू करने की पहल की। उन दोनों के बीच की दूरी केवल 10 मीटर थी। नलन यानरान की गति के लिए यह कुछ ऐसा था जिसे कुछ सेकंड में कवर किया जा सकता था। उसका शरीर चमक उठा और फिर से प्रकट हुआ, जिससे जियाओ यान उसके हमले की सीमा में आ गया। उसने अपनी तलवार लहराई, जिससे वह एक विषैले सांप की तरह दिखाई दे रही थी, जो अपने बिल से बाहर आ गया था, क्योंकि उसमें तेज हवा वाली तलवार की चमक थी। और उसने चालाकी से जियाओ यान की छाती को क्रूर तरीके से छेद दिया। जियाओ यान ने उदासीनता से तलवार की नोक को देखा, जो बार बार उसकी पुतलियों के भीतर बढ़ रही थी। उसकी हथेली पूरी तरह से भारी जुआन शासक के मूड से अलग हो गई। भारी जुआन शासक को छोड़ने के कारण उसके शरीर में वर्तमान में उभर रहे डू क्यूई उसकी नसों में उमड़ने लगे। जियाओ यान के शरीर में ऊर्जा से भरे होने का एहसास बना रहा। जब हल्के हरे रंग का पदार्थ, जो तलवार को ढकने वाली एक छोटी घूमती हुई हवा की तरह था, जियाओ यान की छाती से आधा फुट की दूरी पर एक स्थान पर पहुंचने वाला था, तो उसने आखिरकार एक चाल चली। उसने अपने सामने डाले गए भारी जुआन शासक पर हिंसक रूप से लात मारी। उसका शरीर आधा मीटर बाई ओर चला गया और उसने फुर्ती से नालन यानरान के आक्रामक हमले को चकमा दिया। 1000 हवा ब्लेड। नालन यानरान को आश्चर्य नहीं हुआ कि जियाओ यान उसके हमले को चकमा देने में सक्षम थी। उसका हाथ तेजी से मुड़ा और 5 घुमावदार तलवार के ब्लेड, जो हवा के प्रकार डू क्यू से एकत्रित थे, तुरंत उसकी उंगली की नोक पर बन गए। एक नरम चीख के साथ 5 तीखे तलवार के ब्लेड उसकी उंगली से निकल गए। वे एक दूसरे के चारों ओर लिपट गए, छोटी हरी रेखाओं में बदल गए और बिजली की तरह जियाओ यान पर हमला किया, जबकि एक तेज भेदी हवा की आवाज थी। 5 तीखे घूमते हुए तलवार के ब्लेड हवा की बाधा को तोड़ते हुए लगभग तुरंत जियाओ यान के सामने आ गए। प्रकाश की हरी रंग की किरण अचानक कांप उठी और 5 घूमते हुए तलवार के ब्लेड तुरंत बीच से फैल गए, जिसके बाद उन्होंने जियाओ यान के शरीर पर 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को निशाना बनाया और विस्फोटक रूप से बाहर निकल गए। जब वे उड़ रहे थे तो उनके साथ जो भयंकर हवा चल रही थी, उसने जियाओ यान को अपनी आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। कितनी तेज गति! जिस गति से घूमते हुए तलवार के ब्लेड ने हमला किया, वह जियाओ यान को चौंका देने के लिए पर्याप्त था। इतनी नजदीकी से उन सभी को पूरी तरह से चकमा देना स्पष्ट रूप से असंभव था। इसलिए जो थोड़ा समय बचा था, उसमें जियाओ यान की उंगली की नोक से 3 हरे रंग की लपटें तेजी से निकली। ये छोटी लपटें अलग अलग दिशाओं में निकली और 3 घूमती हुई तलवारों के ब्लेड को पूरी तरह से रोक दिया। वे उन्हें अपनी इच्छानुसार भस्म करने में भी कामयाब रहीं। हालांकि जियाओ यान ने 3 घूमती हुई तलवारों के ब्लेड को रोक दिया था, फिर भी उनमें से 2 और थे
जो बेरमी से जियाओ यान के बाएं और दाएं हाथ की ओर बढ़े। तलवार के ब्लेड ने डू क्यू कवच पर वार किया और जब दोनों संपर्क में आए तो चिंगारी की एक लहर और कान को चीर देने वाली आवाज निकली। ऊर्जा की कमी के कारण तलवार के ब्लेड धीरे धीरे गायब हो गए। उसी समय जियाओ यान के डू क्यू कवच पर 2 बड़े छेद दिखाई दिए। हालांकि इन छेदों को डू क्यू द्वारा धीरे धीरे ठीक किया जा रहा था, फिर भी उनमें से कुछ खून के निशान देखे जा सकते थे। ऐसा लग रहा था कि इस हमले के कारण जियाओ यान को कुछ बाहरी चोटें आई थी। बेशक जियाओ यान के दृष्टिकोण से इस तरह के बाहरी घाव स्वाभाविक रूप से उसकी युद्ध क्षमता को प्रभावित नहीं करेंगे। इसलिए अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा किए गए इस तीखे हमले को झेलने के बाद उसका बायां पैर अचानक जमीन पर जोर से पटक गया। जैसे ही एक धमाकेदार आवाज पैदा हुई, उसका शरीर एक काले रंग की छाया में बदल गया। वो जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दिया और उसने एक झटके में अपने और नालन यानरान के बीच की दूरी को पाट दिया। उसकी हथेलियां जमीन पर टिकी हुई थी, जबकि उसके पैरों में एक भयंकर शक्ति थी जो हिंसक रूप से घूमकर नालन यानरान की गर्दन पर जा गिरी। हवा से निकलने वाली चक्करदार आवाज से ऐसा लग रहा था कि जियाओ यान ने जो बल इस्तेमाल किया वो निर्दयी था। जियाओ यान को महसूस करते हुए, जो वास्तव में इतनी तेजी से उसके इतने करीब आ गया था, नालन यानरान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने तुरंत अपनी कमर मोड़ ली और उसका शरीर एक हिंसक तूफान में एक बिल्ली के बच्चे की तरह हो गया। हालांकि वो केवल आधे फुट की छोटी दूरी तक ही पीछे हटी थी, लेकिन संयोग से वो जियाओ यान के हमलावर रेंज से बच गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के नालन यानरान ने दूसरे पक्ष के हमले को चकमा देने के बाद अपनी लंबी तलवार लहराई। वो एक हरे रंग की छाया में बदल गई और उसने बिजली की तरह जियाओ यान के पैरों को काट दिया। मोटी ठंडी तलवार की आभा को महसूस करते हुए जियाओ यान का दाहिना हाथ अचानक उसके सामने की ओर खुल गया। एक क्रूर आकारिन बल हिंसक रूप से उछला और नालन यानरान की छाती पर जोरदार प्रहार किया। अचानक हमला करने वाले बल के कारण नालन यानरान, जो समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका, को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा, चूंकि उसे डू क्यू कवच की सुरक्षा प्राप्त थी। फिर भी इस बार जियाओ यान के हमले का प्रतिद्वंद्वी के हमले को तोड़ने के अलावा कोई खास असर नहीं हुआ। जियाओ यान का दिल भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गया था। शुरू में उसे उम्मीद नहीं थी कि यह हमला नालन यानरान को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जब वो पीछे हट रही थी तो उसकी हथेली हिंसक रूप से जमीन पर लगी। भयंकर बल के कारण कठोर हरे पत्थर की सतह पर कुछ दरारें फैल गई। उसका शरीर उछलकर भूत की तरह नालन यानरान के करीब चला गया। तुरंत उसने अपने आने के बाद से अब तक का सबसे भयंकर हमला किया, बिल्कुल ज्वालामुखी के फटने जैसा। जियाओ यान नजदीकी लड़ाई में माहिर था, इसलिए उसके हाथ, बाहें, कोहनी, पैर, सिर और उसके शरीर का हर हिस्सा इस पल भयानक हथियारों में बदल गया था जो मार सकता था। उसकी बाहें और कोहनी नाच रही थी और एक भयावह ऊर्जा के कारण आसपास की खाली हवा में बार बार विस्फोट हो रहे थे। हर बार जब बल चूक जाता तो ये हरे पत्थर की सतह पर काफी गहरा गड्ढा छोड़ देता। जियाओ यान के इस अतुलनीय आक्रामक हमलों का सामना करते समय नालन यानरान ने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया। हालांकि प्रतिद्वंद्वी उसके ठीक बगल में था, लेकिन वो अपनी चपलता की विशिष्टता पर भरोसा करने में कामयाब रही और जियाओ यान के हमले को बार बार चकमा दे गई। उसने अपनी लंबी तलवार लहराई। तलवार की चमक के साथ एक कठोर तलवार की आभा उत्सर्जित की, जिससे जमीन पर अनगिनत कट के निशान रह गए। जैसे जैसे दोनों के बीच लड़ाई धीरे धीरे एक गहन चरण में प्रवेश करती गई, शक्तिशाली डू क्यूई दोनों शरीरों के भीतर उमड़ती हुई दिखाई दी और एक तेज गति से जारी हुई। जब डू क्यूई टकराई तो खुले मैदान में बार बार शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट हुए। खुले मैदान में हरी चमक चमक उठी। गर्म डू क्यूई
और तेज तलवार के ब्लेड बार बार हरे रंग की चमक के आवरण से बाहर निकले। दो छायाएं लगातार चौक के भीतर तेजी से आगे बढ़ रही थी। तलवार की स्पष्ट आवाज और धातु के टकराने की आवाज उन बिंदुओं से लगातार निकल रही थी जहां दोनों मिलते थे। लड़ाई की तीव्रता में वृद्धि के बाद उनके हमलों की ताकत भी लगातार बढ़ रही थी। धीरे धीरे इसने उपस्थित सभी लोगों को अवाक कर दिया। चौक में बार बार चमकती और हिलती हुई धुंधली आकृतियों को देखते हुए आसपास के मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों के हाव भाव थोड़े फीके थे। पिछली लड़ाई में जो गतिरोध पर आ गई थी, वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि नालन यानरान ने कम से कम 3 जुआन श्रेणी की डू तकनीकें दिखाई थी। हालांकि ये डू तकनीकें, जो उसे अपने से ज्यादा ताकतवर कुछ लोगों को आसानी से हराने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी, उन्हें जियाओ यान ने पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया, जिसकी ताकत स्पष्ट रूप से उससे थोड़ी कम थी। केवल इस क्षण में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के इन शिष्यों को आखिरकार समझ में आया कि ये कितनी मूर्खतापूर्ण अफवाह थी, जब उनके साथियों ने जियाओ कबीले के जियाओ यान को एक बेकार व्यक्ति के रूप में वर्णित किया और कैसे उसने अपनी खुद की क्षमता को कम करके आका। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ इतने लंबे समय तक बिना हारे लड़ने में सक्षम होना, यह साबित करता है कि उनके सामने ये नाजुक और सुंदर युवक एक साधारण व्यक्ति से बहुत दूर था। विशाल हरे पत्थर के चौक पर शक्तिशाली डू क्यूई और तेज हवा के ब्लेड बार बार बाहर निकले, जिससे आसपास की कठोर सतहों पर कई स्पष्ट और दिखाई देने वाले गहरे निशान रह गए। इस समय सभी ने अपनी सांस रोक ली। उनकी निगाहें 2 मानव आकृतियों पर टिकी थी, जो चमकते हुए आगे बढ़ती और गायब हो जाती थी। बढ़ती हुई तीव्र और गर्म लड़ाई ने कई लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया, जबकि वे दोनों पक्षों की विस्फोटक लड़ाई देख रहे थे। जियाओ यान के बारे में उनकी मूल धारणा किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसे पहले संपर्क में ही पराजित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसने अप्रत्याशित रूप से लड़ाई में नुकसान में होने का कोई संकेत नहीं दिखाया था। इसके बजाय अपने बेहद क्रूर नजदीकी हमलों के साथ वो वास्तव में हमलों के मामले में नालन यानरान को दबाता हुआ दिख रहा था। इसने वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को चौंका दिया, जिन्होंने शुरू में सोचा था कि जीत आसानी से उनकी मुट्ठी में होगी। बेशक ये केवल साधारण मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों के लिए ही नहीं था। जियाओ यान ने चुपचाप स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करके जुआन वर्ग की सभी डू तकनीकों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था, जिन्हें नालन यानरान ने बार बार प्रदर्शित किया था। पत्थर के मंच पर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्गों ने आखिरकार असहज भाव प्रदर्शित किए। नालन यानरान ने जो कुछ डू तकनीकें प्रदर्शित की थी, वे मूल रूप से उन्नत और सीखने में कठिन प्रकार की थी। इसके अलावा उनकी शक्ति भी काफी महान थी। नालन यानरान की ताकत के साथ भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी उससे 2 या 3 स्टार ऊपर एक मजबूत व्यक्ति हो, उसके लिए इन कुछ डू तकनीकों को आसानी से रोकना संभव नहीं होगा जिन्हें उसने प्रदर्शित किया था। हालांकि उनके सामने जो वास्तविकता सामने आई थी, उसने युनलेंग और अन्य लोगों को स्पष्ट रूप से बताया कि जिन डू तकनीकों में बहुत शक्ति थी, उन्हें वास्तव में जियाओ यान ने रोक दिया था, जिसकी ताकत नालन यानरान से थोड़ी कमजोर थी, बिना किसी चोट के। पहला बुजुर्ग, वो जियाओ यान थोड़ा अजीब लगता है। हर बार जब नालन यानरान की डू तकनीक उसके शरीर तक पहुंचने वाली होती है, तो एक मजबूत और अजीब ऊर्जा प्रकट होती है। ये अजीब ऊर्जा है जिसके कारण नलन यानरान की डू तकनीकें कोई वास्तविक परिणाम प्राप्त करने में असमर्थ है। अपनी आंखों से खुले मैदान को ध्यान से देखने के बाद एक सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति अपना सिर घुमाकर और गंभीर चेहरे के साथ धीरे से युनलेंग को सूचित करने से खुद को रोक नहीं सका। सफेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की कोमल आवाज सुनकर युनलेंग सहित अन्य कुछ बुजुर्गों ने थोड़ा सिर हिलाया। अपनी ताकत के साथ वे स्वाभाविक रूप से अजीब ऊर्जा को महसूस कर सकते थे, जिसमें कुछ गर्मी थी। हालांकि
जियाओ यान ने तेज गति से चलते हुए अपनी स्वर्गीय लौ का प्रदर्शन किया और उसकी तकनीक कुशलता और बहुत परिचितता के साथ की गई थी। इसलिए भले ही युनलेंग और अन्य केवल कुछ महसूस कर सकते थे, लेकिन ये जानने में असमर्थ थे कि वास्तव में जियाओ यान ने क्या इस्तेमाल किया। घबराओ मत, मुझे ध्यान से इसे महसूस करने दो। युनलेंग का चेहरा उदास था क्योंकि उसने अपने हाथ हिलाए। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और तुरंत अपने शरीर में डू क्यूई का उपयोग बाहरी दुनिया की ऊर्जा से जुड़ने के लिए किया, जिसमें समान आत्मीयता थी। फिर वो चारों तरफ से जियाओ यान की हर हरकत पर नजर रखने लगा। युनलेंग के ये शब्द सुनकर बाकी कुछ बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुप रहे। वे लगातार बढ़ती जा रही लड़ाई पर नजरें गड़ाए हुए थे। इन बुजुर्गों के चुप होने के कुछ ही समय बाद हवा में अचानक दो तेज हवा की आवाजें सुनाई दी। तुरंत खुले मैदान के आसपास स्थित एक विशाल पेड़ की चोटी पर दो मानव आकृतियां दिखाई दी। उनकी निगाहें नीचे की ओर अटूट रूप से बंद लड़ाई पर पड़ी और वे थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। दो मानव आकृतियों के दिखाई देने के बाद जिया जिंगतियान और बाकी लोग जो बड़े पेड़ों की नोक पर थे, उन्होंने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। जब उनकी नजरें हल्के हरे रंग की पोशाक पहने हुए एक मध्यम आयु वर्ग के सुंदर दिखने वाले व्यक्ति पर पड़ी, तो वे क्षण भर के लिए चौंक गए। तुरंत वे हंसे और उसका अभिवादन किया। लोगों की एक अंतहीन धारा तुरंत वहां उमड़ पड़ी। इससे यह देखा जा सकता था कि जिया मा साम्राज्य में इस व्यक्ति की क्या स्थिति और पद था। जिया जिंगतियान और फा मा के स्तर के लोग भी उसके प्रति इतने विनम्र थे। जो व्यक्ति आया था वह जिया मा साम्राज्य का पिल्किंग गुहे था और उसके पीछे लियू लिंग भी था। इस समय लियू लिंग उतना घमंडी नहीं था जितना वो राजधानी में था। वो चुपचाप गुहे के पीछे खड़ा था और नलन जी और पुरानी पीढ़ी के लोगों का अभिवादन करते हुए मुस्कुराया। उसके इस तरीके को देखकर ऐसा लग रहा था कि अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में अपनी असफलता के कारण वो काफी बदल गया था। ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि ओल्ड जिया और ओल्ड फा दोनों यहां हैं, लेकिन संप्रदाय के नेता आज मौजूद नहीं है, इसलिए आपका अभिवादन करने वाला कोई नहीं है। मुझे खेद है। गुहे ने उन दोनों की ओर हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा। इसी तरह उसने इन दो बेहद मजबूत लोगों को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की, जिनकी जिया मा साम्राज्य में काफी प्रतिष्ठा थी। यह है, गुहे की व्यापक निगाह अचानक ही हाई बोर्डों के शरीर पर रुक गई। गुहे के चेहरे पर झिझक की झलक दिखाई दी। अपनी उत्कृष्ट आध्यात्मिक अनुभूति क्षमता के साथ वो स्वाभाविक रूप से बाद वाले की आंशिक रूप से छिपी हुई बढ़ती शक्ति को महसूस कर सकता था। हाई बोडोंग ने गुहे की ओर अपने हाथ जोड़े। अजनबियों के प्रति उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य उदासीन चेहरे ने अभूतपूर्व रूप से कुछ हद तक कठोर मुस्कान प्रकट की थी। हालांकि वो गुहे की तुलना में वरिष्ठता में बहुत अधिक थे, लेकिन इस दुनिया में केवल वे लोग ही वास्तव में दूसरों से समान या सम्मानजनक व्यवहार प्राप्त कर सकते हैं, जिनके पास बड़ी मुट्ठी और महान क्षमता है। वो एक डू हुआंग हो सकता है, लेकिन गुहे जिया मा साम्राज्य में सबसे उत्कृष्ट कीमियागर ग्रैंडमास्टर के रूप में ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ मिलने पर एक डू हुआंग को भी समान व्यवहार करना पड़ता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई जानता था कि एक टियर 6 कीमियागर के पास किस तरह की विशाल सभा शक्ति होती है। बर्फ सम्राट हाई बोडोंग को अपना नाम लेते हुए सुनकर गुहे चौंक गया और उसके हावभाव तुरंत ही थोड़े खो गए। काफी देर बाद उसके हावभाव सामान्य हो गए और मुस्कुराते हुए उसने बोडोंग से विनम्रता से कहा, जब गुहे अभी भी प्रशिक्षण ले रहा था तब मैंने ओल्ड है के नाम के बारे में बहुत कुछ सुना था। आज तुम्हें देखकर तुम्हारी प्रतिष्ठा उस समय से कम नहीं है। बोडोंग मुस्कुराया। चूंकि दूसरे पक्ष ने उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो कम विनम्र नहीं हो सकता था। उन दोनों के बीच विनम्रता पूर्वक
कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद गुहे ने आखिरकार युद्ध के मैदान की ओर अपनी नजर घुमाई। बेहद करीबी और तीव्र लड़ाई को देखकर उसकी भौहें तुरंत फड़क उठीं। उसने आश्चर्य से पूछा, वो आदमी जियाओ कबीले का जियाओ यान है? के ये सही है, लेकिन वो कोई बेकार व्यक्ति नहीं है। गुहे के बगल में एक कड़वी हंसी सुनाई दी। जब गुहे ने नजर घुमाई तो उसे एहसास हुआ कि ये नालन जी ने जवाब दिया था। गुहे ने अपना सिर हिलाया। उसकी नजर फिर से जियाओ यान पर पड़ी, जो युद्ध के मैदान में एक काली छाया में बदल गया था। अगर वो कहता कि उसे आश्चर्य नहीं हुआ, तो ये स्वाभाविक रूप से झूठ था। वो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि वो एक बेकार व्यक्ति था, जो 3 साल पहले डूजे क्लास तक भी नहीं पहुंचा था। हालांकि 3 साल बाद वो वास्तव में एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जो नालन यानरान से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था। ये ज्ञात होना चाहिए कि यून यून ने नालन यानरान की ताकत बढ़ाने के लिए उसे अज्ञात संख्या में औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कहा था। हालांकि मिस्टी क्लाउड सेक्ट और उसके अपने समर्थन के बावजूद ये जियाओ यान वास्तव में केवल 3 वर्षों में उसके पीछे चलने में कामयाब रहा। आखिर उसे ऐसा करने के लिए एक विशाल गुट और भयानक प्रशिक्षण प्रतिभा से किस तरह के समर्थन की आवश्यकता थी? मूल रूप से उदासीन और मुस्कुराते हुए चेहरे पर एक गंभीरता जुड़ गई। उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके माथे से उसके शरीर से बाहर निकल आई। बिजली की तरह ये तुरंत चली गई और खुले मैदान पर मंडरा गई। जियो यान की चाल की गति, जो मूल रूप से बिजली की तरह तेज थी, एक फिल्म की तरह दिखाई दी जो धीमी गति में चल रही थी, क्योंकि ये धीरे धीरे गुहे के दिमाग में चल रही थी। इस धीमी गति में जियो यान की हर एक हरकत गुहे की धारणा में पूरी तरह से उजागर हो गई थी। विभिन्न मजबूत लोगों की निगरानी में, जिन्होंने लड़ाई का निरीक्षण करने की पूरी कोशिश की, खुले मैदान में 2 लोग, जो साधारण मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्यों की आंखों में धुंधली आपस में जुड़ी हुई आकृतियों की तरह दिखाई दे रहे थे, बेहद स्पष्ट हो गए थे। युद्ध के मैदान पर चमकती और चलती हुई आपस में जुड़ी हुई आकृतियां एक बार फिर से संपर्क में आई और पीछे हट गई। विस्फोट की आवाज के बाद दोनों आकृतियां 10 मीटर से अधिक पीछे धकेल दी गई और उनके शरीर जमीन की सतह पर फिसलने लगे। जो आकृतियां पीछे धकेली गई, वे धीरे धीरे रुक गई। अंत में जियो यान और नालन यानरान की आकृतियां सभी की नजरों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उन दोनों के तरीके को देखकर हर कोई दंग रह गया। जियाओ यान के शरीर पर डू क्यू कवच पर पहले से ही तलवार के कई निशान दिखाई दे रहे थे। उन गहरे तलवार के निशानों के नीचे कोई भी व्यक्ति हल्के से चमकीले लाल रंग का ताजा खून देख सकता था। जाहिर है, उसने पहले की उस लगभग जंगली नजदीकी लड़ाई में नालन यानरान के कुछ जवाबी हमले झेले थे। जियाओ यान का बाहरी रूप काफी बदसूरत था, लेकिन नालन यानरान भी इसी तरह की बुरी हालत में थी। उसकी मूल रूप से साफ चांद की पोशाक इस समय कुछ अव्यवस्थित दिखाई दे रही थी। उसके निचले पेट के आसपास एक जगह पर एक स्पष्ट पदचिन्ह देखा जा सकता था। उसके गंदे काले बाल उसके साफ माथे पर चिपके हुए थे, जहां थोड़ा पसीना दिखाई दे रहा था। उसके दांतों के पीछे उसके निचले लाल होंठ को काट रहा था, जबकि उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई थी। इन दोनों लोगों के व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि उनमें से प्रत्येक ने पहले की भीषण लड़ाई में जीत और हार दोनों पाई थी। उन दोनों के खुद को प्रकट करने के बाद खुले मैदान में मूल रूप से मौजूद निजी फुसफुसाहट एक बार फिर पूरी तरह से शांत हो गई। हर कोई उन दोनों के जैसे को तैसा देने के व्यवहार से प्रभावित था और इसे तोड़ने के लिए कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। खुले मैदान में हवा बह रही थी। कुछ मुरझाए हुए पत्ते हवा के साथ साथ घूम रहे थे और उन दोनों के बीच से गुजर रहे थे। काफी देर तक खामोशी छाई रही। आखिरकार नालन यानरान ने आगे बढ़कर कुछ किया। उसकी चतुर आंखों में कुछ जटिल भावनाएं थी,
क्योंकि वो अपने सामने खड़े युवक के उदासीन चेहरे को गहराई से देख रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे बढ़ा और उसने अपने लंबे काले बालों को बांधने वाले हरे रिबन को हटाया। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसके सिर पर काले बाल चांद की रोशनी की तरह थे, जो नीचे गिर रही थी। ये उसकी बाह के साथ साथ उसकी नाजुक कमर की ओर बढ़ रहा था। गर्म धूप में लड़की ने अपने संवारे हुए बालों को खोला और काले बाल नीचे लुढ़क गए। इससे एक अलौकिक चंचल उपस्थिति का उत्सर्जन हुआ। इस भावपूर्ण दृश्य ने उन लोगों के दिलों की धड़कनें और तेज कर दी जो पहले से ही उसके दीवाने थे। वो उस चीज का इस्तेमाल करना चाहती है। नालन यानरान की अचानक हरकत देखकर यू लेंग और पत्थर के मंच पर मौजूद दूसरे लोग चौंक गए। तुरंत वे अपने आप में बड़बड़ाने लगे। लगता है कि लड़ाई जल्द ही खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन नालान यानरान को इस हद तक मजबूर करने में सक्षम होने के लिए जियाओ कबीले का ये छोटा सा साथी वास्तव में बहुत मजबूत है। एक सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने धीरे से आह भरी। क्या वह अपना तुरुप का पत्ता निकालने वाली है? ये लड़की वास्तव में इस हद तक मजबूर है। गुहे के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी जब उसने पेड़ पर खड़े होकर धीरे से कहा। जब जिया जिंग तियान और उसके आसपास के अन्य लोगों ने गुहे के ये शब्द सुने तो वे दंग रह गए। तुरंत उन्होंने अपनी हैरान निगाहें युद्ध के मैदान पर वापस फेंक दी। जैसे ही उसके काले बाल नीचे गिरे, नालान यानरान की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। एक पल बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोली। हवा न होने के बावजूद उसके सिर के काले बाल अचानक अपने आप हिल गए। उसके लंबे बाल तैर रहे थे और नाच रहे थे। इसके बाद उसका शरीर वास्तव में लॉन्चिंग फोर्स या पंखों की एक जोड़ी की मदद के बिना हवा में लटकने लगा। जैसे ही नालान यानरान का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा, इस समय उसके शरीर के चारों ओर की ऊर्जा उबलते पानी की तरह दिखाई दे रही थी, क्योंकि वे हिंसक रूप से ऊपर उठने लगे थे। उसके शरीर से गोलाकार हल्के हरे रंग की ठोस लहरें बार बार फैल रही थी। तलवार धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ी और अंत में इस तरह झुकी कि वह नीचे जियाओ यान की ओर इशारा कर रही थी। एक बार तलवार धीरे धीरे कांपने लगी और आसमान से सूरज की रोशनी अचानक तलवार की ओर बढ़ने लगी और एक साथ इकट्ठी हो गई। बस एक पल में तलवार पर चमक बढ़ गई। आंखों को चीर देने वाली चमक आसमान में दूसरे सूरज की तरह थी। जियाओ यान, चलो विजेता का फैसला करते हैं। नलन यानरान का सफेद सुंदर चेहरा कुछ हद तक पारदर्शी दिखाई दिया, क्योंकि ये चमक को दर्शाता था। उसने कांपते हुए नीचे जियाओ यान की ओर इशारा किया और पहली बार उसने वो नाम चिल्लाया जिससे वो कभी बहुत घृणा करती थी। जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और आंखों को चीर देने वाली चमक को देखा। उस चमक के नीचे एक भयानक ऊर्जा बेतहाशा एकत्रित हो रही थी। क्या वो आखिरकार अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर रही है? चूंकि ऐसा है, जब उसकी सुंदर आंखें सीधे और लंबे शरीर वाले युवक को घूर रही थी, तो नलन यानरान ने गहरी सांस ली। उसके हाथ ने तलवार को कसकर पकड़ रखा था, जो बहुत भारी हो गई थी, जबकि वो तलवार को इतनी धीमी गति से हिलाने लगी कि किसी के लिए यह महसूस करना लगभग असंभव था कि वो हिल रही है। तलवार की गति के बाद उससे निकलने वाली ऊर्जा की लहर भी तेजी से तीव्र होती गई। जियाओ यान ने उदासीनता से आकाश को देखा। उसका दाहिना हाथ धीरे से आगे बढ़ा और एक झोंके के साथ एक हरे रंग की लौ अचानक सभी की नजरों के सामने प्रकट हुई। यह है, हालांकि हरे रंग की लौ के प्रकट होने के बाद कुछ साधारण मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्य अप्रभावित थे, लेकिन बुजुर्गों के साथ साथ गुहे और पेड़ पर मौजूद अन्य मजबूत लोगों की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। ये विशेष रूप से फामा के समूह के लिए था। उनके दिलों में अपनेपन की भावना तेजी से तीव्र होती गई। आसमान में चलती तलवार अचानक रुक गई। नालन यानरान ने अपने होठों को दांतों से काटा। उसके दोनों हाथों ने पूरी ताकत से
बार बार नाचती तलवार को पकड़ रखा था। उसमें मौजूद भयानक ऊर्जा कुछ ऐसी थी जिसके कारण उसे नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी। एक निश्चित समय पर तलवार पर मौजूद ऊर्जा अपनी चरम स्थिति में पहुंच गई। अंत में नालन यानरान ने इसे दबाना बंद कर दिया। उसका सुंदर चेहरा गंभीर दिख रहा था और एक स्पष्ट चीख के बाद तलवार से पहले से ही परावर्तित आंखों को भेदने वाली धूप अचानक से फूलने लगी। एक पल में तलवार पर तीव्र प्रकाश ने वास्तव में आकाश में सूर्य से आने वाली रोशनी को छिपा दिया। हवा का शिखर, चमकदार सूर्यास्त। आकाश से एक कोमल चीख निकली और भयानक ऊर्जा में उतार चढ़ाव आखिरकार सामने आया। एक तेज तलवार की आभा आकाश में सभी दिशाओं से जियाओ यान की ओर विस्फोटक रूप से गिर गई, बिल्कुल एक तूफान की तरह। कठोर और सख्त जमीन वास्तव में इस तीखी तलवार की आभा के दबाव से फट गई, जिससे दरारें बन गई जो खुली जमीन के किनारे तक फैल गई। आकाश में भयानक तलवार अरुआ को महसूस करते हुए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने जल्दी से एक दूसरे के खिलाफ अपने हाथ रखे। उनके शरीर के भीतर से डू क्यूई की लहरें उठीं और आखिरकार एक विशाल ऊर्जा आवरण बना जिसने आधे से अधिक वर्ग को घेर लिया। केवल इस पर भरोसा करके वे आकाश में तलवार की आभा से उत्पन्न दबाव को दूर करने में कामयाब रहे। ये वास्तव में विंड पीक है। ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि युन युन ने उसे ये भी सिखाया है। हालांकि अपनी क्षमता के साथ वो इसकी 20 या 30% शक्ति भी प्रदर्शित नहीं कर सकती है। जिया जिंग तियान ने बड़बड़ाते हुए अपना सिर उठाया और तलवार की आभा को देखा जो एक सूरज की तरह थी जो नीचे गिर रही थी। शायद समय आ गया है कि ये छोटा सा साथी। जिया जिंग तियान ने युद्ध के मैदान में जियो यान की ओर अपनी नजर घुमाई। उसने अभी तक वो सब कुछ नहीं कहा था जो वो कहना चाहता था जब उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गई। उसने देखा कि जियो यान ने अचानक एक पीला बैंगनी याओवान दानवान निकाल लिया था। उसने उसे अपने मुंह में डाला और थोड़ा चबाया। तुरंत उसने अपना मुंह चौड़ा किया और बैंगनी लौ का एक समूह थूका और जियाओ यान के बाएं हाथ में रुक गया। टीएल याओवान दानवान गोलियां है जो उचित औषधीय गोलियां नहीं है। उनका या तो कोई औषधीय प्रभाव नहीं होता है या बहुत कम होता है। ये मुद्रा। जिया जिंग तियान की निगाहें जियाओ यान पर टिकी थी जो बैंगनी लौ थूक रहा था। उसकी आंखें इस हद तक सिकुड़ी हुई थी कि वे लगभग एक सीधी रेखा में थी। उस दिन शाही परिवार के चौक पर उस युवक ने जिसे यान जियाओ कहा जाता था भी ऐसा ही किया। जिया जिंग तियान ने धीरे से अपना सिर घुमाया और फामा के साथ नजरें बदली। उन दोनों के हाव भाव बेहद अजीब और दिलचस्प थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आखिरकार कुछ पुष्टि कर ली थी। वो यान जियाओ जियाओ यान है। बेशक फामा, जिया जिंग तियान अकेले नहीं थे जिन्होंने इस क्रिया के कारण कुछ खोजा था। नालन जी, मुझान और विशाल पेड़ पर मौजूद अन्य लोग भी इसी क्षण स्तब्ध रह गए। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वे कुछ लोग नहीं थे। इसके बजाय वो व्यक्ति था जो हवा में लटका हुआ था और जिसने अभी अभी ये भयानक दूत तकनीक दिखाई थी। नालन यानरान। यह है। नालन यानरान चौंक गई जब उसने आसमान में अपनी स्थिति से नीचे जियाओ यान को देखा। बैंगनी लपटे उगलने की परिचित क्रिया जो उसने पहले दिखाई थी और साथ ही उसके हाथ में हरे रंग की लौ ने यान जियाओ नामक युवक को, जिसने उसके दिमाग में एक बहुत गहरी छाप छोड़ी थी, धीरे धीरे सतह पर ला दिया। उन दोनों का कुछ दुबलापतला शरीर धीरे धीरे उसके दिमाग में संपर्क में आने लगा। तुरंत वे पूरी तरह से विलीन हो गए। उस चेहरे के अलावा वर्तमान जियाओ यान की अभिव्यक्ति या उपस्थिति उस युवक से अलग नहीं थी जिसने उस समय शाही परिवार के चौक पर अपनी ताकत से चू यून साम्राज्य के युवा कीमियागर को हराया था। यान जियाओ जियाओ यान, यान जियाओ जियाओ यान। उसके मुंह से एक नरम बुदबुदाहट निकली। इस समय
नालन यानरान को अचानक एहसास हुआ। उसे अचानक कुछ बातें समझ में आ गई। रहस्यमयी युवा व्यक्ति जिसने अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग का उपयोग जिया मां साम्राज्य की युवा पीढ़ी का नेता बनने के लिए किया था, और वही व्यक्ति जिसने नालन यानरान को उसके घमंडी चरित्र के बावजूद अनायास ही प्रशंसा की भावना से भर दिया था, वास्तव में वो युवक था जिसे उसने 3 साल पहले कचरा समझा था। नालन यानरान के दांतों के पीछे उसके निचले लाल होंठ पर काट लिया। उसके सुंदर चेहरे पर भाव बार बार बदल रहे थे, जबकि उसके हाथ उसके मुंह को ढक रहे थे। उसका वो कठोर शरीर ऐसा लग रहा था जैसे बिजली गिर गई हो, और वो इस हद तक सुन्न हो गया हो कि वो लगभग उसके नियंत्रण से अलग हो गया हो। इस अचानक खोज ने नालन यानरान के शांत मन को तुरंत गोंद के गुच्छे में बदल दिया था। उसका मूल रूप से उदासीन चेहरा इस पल में कुछ पीला पड़ गया था। ये समान आयु और विपरीत लिंग का पहला व्यक्ति था जिसने इन सभी वर्षों में नालन यानरान के दिल में प्रशंसा और असामान्य भावना पैदा की थी। फिर भी वो वास्तव में वो युवक था जिसे उसने बेकार समझा था और उसके अभिमान पर कदम रखा था। इस तरह का अंतर जो 2 अलग अलग दुनियाओं का प्रतीत होता था, नेलन यानरान को एक चक्करदार एहसास कराया जैसे कि वो सपना देख रही हो। वो यान जियाओ है। अचानक खोज ने जिया जिंगतियान, फामा, नालान जी और पेड़ों की चोटी पर मौजूद अन्य लोगों को भी उदास कर दिया। शायद पहले 2 को लड़ाई की शुरुआत से ही एक बेहोशी सी महसूस हो रही थी, लेकिन जब उनकी आंखों के सामने सच्चाई सामने आई तो उन्हें अभी भी कुछ हद तक बेतुका लगा। यान जियाओ, जियाओ यान। हम अपने बुढ़ापे में वास्तव में उलझन में हैं। फामा ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसने युद्ध के मैदान में युवक की दुबलिपतली आकृति को देखा। एक कड़वी मुस्कान के साथ उसने कहा, यह वास्तव में अप्रत्याशित है। न केवल इस आदमी के पास गोलियों को परिष्कृत करने की इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा है, बल्कि उसकी प्रशिक्षण प्रतिभा भी इतनी भयानक है। वास्तव में अधिकांश नायक युवाओं में से आते हैं। वो वास्तव में एक युवा व्यक्ति है जिसके पास असाधारण प्रतिभा है। इस बार नालन कबीले और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने दमन के लिए वास्तव में गलत पार्टी को चुना है। उन्हें वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिया जिंगतियान की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में जियो यान के प्रदर्शन को देखने के बाद यह स्वाभाविक ही था कि वो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि इस युवा व्यक्ति के पास किस तरह की अपार क्षमता है। जब तक कोई उसे पर्याप्त समय देता, जिया जिंगतियान का मानना था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की ताकत के बावजूद उन्हें उससे डरना पड़ सकता है। इस बार इस नालन कबीले ने वास्तव में अपने पछतावे को अपनी आंत में भर लिया है। बहुत पछतावे की भावना महसूस करें। म्यूचेन, प्राइमर टेंगशान के साथ साथ विशाल पेड़ों पर अन्य लोगों के चेहरे भी इसी तरह सदमे से भरे हुए थे। एक पल बाद उनकी निगाहें नालन जी की ओर मुड़ गई, जो पूरी तरह से स्तब्ध हो गई थी। उनके चेहरे पर कुछ दया दिखाई दे रही थी। नालन जी ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर उसने तुरंत हिंसक रूप से एक और सांस ली। कुछ बार ऐसा दोहराने के बाद नालन जी ने आखिरकार अपने चेहरे पर उस हास्यास्पद नीरस भाव को शांत किया। अपनी आस्तीन थपथपाते हुए उसके हाथ बलपूर्वक शांत हो रहे थे। हालांकि उसके पैरों के ठीक नीचे पेड़ की चोटी के पास बार बार हिलती हुई पत्तियां उसके दिल में महसूस की गई घबराहट और नुकसान को उजागर कर रही थी। जियाओ यान, क्या वह यान जियाओ है? नालन जी की नजर युद्ध के मैदान में उस युवक पर टिकी हुई थी। उसके दिमाग में कीमियागर की पोशाक पहने उस आकृति की पीठ धीरे धीरे जियाओ यान को ढक रही थी। आखिरकार पूरी तरह से एक साथ मिल गई। नालन जी के मुंह का कोना अनायास ही थोड़ा कांप उठा। उसके चेहरे पर इस समय एक चमक थी जिसे कोई शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अगर जियाओ यान ने पहले जो क्षमता दिखाई थी, उसने पहले ही नालन जी को कड़वाहट का एहसास कराया था, तो दूसरी पहचान जो अचानक सामने आई थी,
उसने नालन जी के दिल को अचानक से कस दिया था। एक युवा व्यक्ति जिसके पास न केवल उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रतिभा थी, बल्कि गोलियों को परिष्कृत करने में भी एक भयानक प्रतिभा थी, जिसकी प्रशंसा करना कोई भी बंद नहीं कर सकता था। वो ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए कोई भी बड़ा गुट लड़ सकता था। जिसके पास वो होता, वो मूल रूप से भविष्य में एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति होता। हालांकि उसके नालन कबीले ने वास्तव में इस युवा व्यक्ति को एक बहुत ही भयावह प्रतिभा के साथ मुख्य द्वार से बाहर धकेल दिया था। उस समय की अवधि के दौरान जब जियाओ यान ने यान जियाओं की पहचान अपनाई, नालन जी को एक दूसरे के संपर्क के दौरान उससे काफी परिचित माना जा सकता था। यह भी इस कारण से था कि वह इस युवा व्यक्ति की प्रभावशालिता को और भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। कई वर्षों में जिन युवा पीढ़ी से वो मिला था, उनमें से पूर्व निश्चित रूप से नेता था, चाहे वो प्रतिभा या मानसिक शक्ति के मामले में हो। जियाओ यान के पास ये दोनों चीजें होने के कारण नालन जी को इस बात पर संदेह नहीं था कि भविष्य में ये युवा व्यक्ति जिस स्तर तक पहुंच सकता है, वो जिया मा साम्राज्य के शिखर पर कई मजबूत लोगों को पीछे छोड़ देगा। ये व्यक्ति जो नालन कबीले के लिए एक मजबूत ढाल के साथ साथ असीम क्षमता वाला एक मजबूत व्यक्ति होना चाहिए था, उसे नालन यानरान ने सबसे दर्दनाक तरीके से नालन कबीले के शिविर से बाहर निकाल दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि वर्तमान स्थिति में वे एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा रहे थे। दो पूरी तरह से अलग अलग स्थितियों ने उसके दिल में धड़कते दर्द की लहरें फैला दी। नालन जी ने एक लंबी सांस ली। इस समय वो कुछ और नहीं कह सकता था। नालन यानरान के लिए जियाओ यान की कठोर भावनाओं के साथ क्या नालन जी ने वास्तव में सोचा था कि वो अपने शब्दों के कारण जियाओ यान और नालन यानरान के बीच सुलह करवा सकता है? इस 3 साल के समझौते के लिए जियाओ यान ने 3 साल तक कठिन प्रशिक्षण लिया था। भले ही नालन जी को इन 3 वर्षों के दौरान जियाओ यान के बारे में सटीक जानकारी नहीं थी, लेकिन कोई भी कल्पना कर सकता था कि 3 साल के भीतर जियाओ यान के वर्तमान स्तर तक तेजी से बढ़ना असंभव था, बिना एकाकी नारकीय प्रशिक्षण के, जिसे एक साधारण व्यक्ति को प्राप्त करने में कठिनाई होती है, चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो। नालन जी ने एक तेज खांसी निकाली और उसका मूल रूप से चिकना लाल चेहरा बिना देखे ही पीला और काला हो गया। अपनी जटिल भावनाओं के कारण वो वर्तमान में अचानक बहुत बूढ़ा लग रहा था। उसके बीमार व्यवहार ने उसके आसपास के सभी लोगों को ये समझने पर मजबूर कर दिया कि इस बार का झटका नालन कबीले का नेतृत्व करने वाले इस व्यक्ति के लिए वास्तव में बहुत बड़ा था। आखिर कौन शांत रह सकता है जब उन्होंने देखा कि एक बेकार दामाद, जिसे मूल रूप से उनके कबीले ने त्याग दिया था, अचानक किसी ऐसे व्यक्ति में बदल गया जिसकी पहचान सभी को चौंका देने के लिए पर्याप्त थी। ये विशेष रूप से तब था जब यह दामाद मूल रूप से नालन कबीले की सबसे मोटी ढाल बन गया था और उन्हें एक जंगली तूफान से होने वाले प्रहारों को रोकने में मदद करता था। दुर्भाग्य से यह ढाल पहले से ही एक तेज भाला बन गई थी जो उनकी ओर इशारा कर रही थी। भाले की नोक भी एक घनत्व को दर्शाती थी जिससे नालन जी को अपनी हड्डियों के भीतर ठंड महसूस हुई। यान जियो, ये जियो यान वास्तव में यान जियो है। दूसरी तरफ लियू लिंग का चेहरा भी सदमे से भर गया था और उसने युद्ध के मैदान में जियो यान को घूरते हुए एक अनैच्छिक चीख निकाली। यान जियाओ, वो युवा व्यक्ति जो इस सीजन की अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग का चैंपियन बन गया था। यह सुनकर गुहे ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, अपना सिर घुमाया और पूछा। हां, लियू लिंग ने अपना सिर हिलाया और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि वो वास्तव में जियाओ यान है। हम सभी उसके द्वारा धोखा खा चुके हैं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, लियू लिंग ने आखिरकार अपने दिल में राहत की गहरी सांस ली। चूंकि यान जियाओ जियाओ यान था, इसलिए यह संभावना थी कि उसके मन में नालन यानरान के लिए कोई भावना नहीं होगी। चूंकि यह मामला था, वो व्यक्ति जिसे वो मूल रूप से अपना सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी मानता था,
अचानक गायब हो गया था। ये निस्संदेह लियू लिंग के लिए एक खुशी की बात थी। जो मैं जानता हूं उसके अनुसार 3 साल पहले जियाओ यान को दवा, कीमिया कौशल को परिष्कृत करना नहीं आता था। तब से अब तक केवल 3 साल ही बीते हैं, फिर भी वो वास्तव में एक 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने में सक्षम है, जो इस तरह के ग्रेड की एक टियर 4 औषधीय गोली है। अगर ये सच है तो क्या दवा को परिष्कृत करने में उनकी प्रतिभा थोड़ी ज्यादा डरावनी नहीं है? गुहे ने गहरी आवाज में कहा। हालांकि ये कहना थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन युवा पीढ़ी में वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं। गोलियों को परिष्कृत करने में उनकी प्रतिभा वास्तव में बहुत डरावनी है। लियू लिंग ने गंभीरता से कहा, तुम भी हार मानोगे? लगता है इस बार ग्रैंड मीटिंग में तुम्हारी असफलता तुम्हारे लिए कुछ हद तक फायदेमंद रही। कम से कम अब तुम पहले की तरह घमंडी नहीं रहे। गुहे ने लियू लिंग की ओर देखते हुए कहा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। अपने इस शिष्य के बारे में अपने ज्ञान के साथ वो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर के घमंड को अच्छी तरह से जानता था। ये वास्तव में अप्रत्याशित था कि लियू लिंग इस जियाओ यान के लिए सम्मान महसूस करेगा, जो स्पष्ट रूप से उससे थोड़ा छोटा था। ये सुनकर लियू लिंग अजीब तरह से हंसा। उसने बातचीत जारी रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिछले अहंकार ने गुहे को असहायता की भावना के साथ सिरदर्द भी दिया था। उसके हाथ में हरे रंग की लौ एक तरह की स्वर्गीय लौ होनी चाहिए, जबकि बैंगनी रंग की लौ एक तरह की जानवर की लौ लगती है, जिसे उसने संभवतः किसी उच्च स्तरीय जादुई जानवर के शरीर से प्राप्त किया था। गेहे निस्संदेह एक कीमियागर ग्रैंडमास्टर था। एक नजर में वो ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और पर्पल फ्लेम की पृष्ठभूमि को पहचानने में कामयाब रहा। 2 तरह की लपटों को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होना। इस जियाओ यान की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम भी उससे हार गए हो। एक ही समय में 2 लपटों को नियंत्रित करने में सक्षम होना कुछ ऐसा है जो कुछ टियर 4 कीमियागरों को भी करने में कठिनाई होती है। अज्ञानी बस उत्साह को देख रहा था, जबकि विशेषज्ञ सार और कौशल का निरीक्षण कर रहे थे। बस एक नजर से गुहे जियाओ यान के कुछ अनूठे बिंदुओं को देखने में सक्षम था। लियू लिंग ने जल्दी से गुहे के बगल में अपना सिर हिलाया। लेकिन ये हरे रंग की लौ मुझे एक तरह का परिचित एहसास क्यों देती है? गुहे ने अचानक अपनी भौहों को एक साथ सिकोड़ लिया और अनिश्चित नरम आवाज में कहा, हरे रंग की स्वर्गीय लौ। गुहे ने धीरे से अपने मुंह से कहा। जैसे जैसे ये बदलता गया, उसका भाव अचानक उज्जवल और अंधेरे के बीच झिलमिलाता गया। अचानक उसे याद आया कि कैसे उसने उस समय टैगर रेगिस्तान में बहुत मेहनत की थी और रेगिस्तान के गहरे इलाकों में घुसकर रानी मेडुसा से भिड़ गया था। आखिर में ये सब एक तरह की हरे रंग की स्वर्गीय ज्वाला के लिए लग रहा था, है ना? रेगिस्तान से लौटने के बाद गुहे ने भी कुछ बातें स्पष्ट रूप से सोची थी। इस बार टैगर रेगिस्तान की अपनी यात्रा में ऐसा लग रहा था कि किसी और ने उनके खिलाफ साजिश रची थी। समूह के प्रयास ने आखिरकार उस रहस्यमय व्यक्ति को फायदा पहुंचाया था। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गई। गेहे ने जियाओ यान के चेहरे को गौर से देखा। किसी अज्ञात कारण से उसे लगता रहा कि यह चेहरा किसी ऐसे व्यक्ति का है जिससे वह मिला था। वो लगातार भौहें सिकोड़ता रहा। एक बार उसकी आंखें अचानक झपक गई। उसे आखिरकार याद आ गया था। उस समय रेगिस्तान में जिस व्यक्ति को उन्होंने अनजाने में महिला सांप व्यक्ति प्रमुख के हाथों से बचाया था, वह जियाओ यान थी। ये विचार गुहे के दिमाग में बिजली की तरह कौंधने लगा। उस समय जो भी संदेह उसके मन में थे, वे इस समय दूर हो गए और अब सब कुछ समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके समूह का पता इतनी स्पष्टता से लग गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई था जिसने नेतृत्व किया, चुपके से शहर में घुस गया, जबकि रानी मेडुसा ने उन्हें रोक लिया और स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त की। एक एक करके
सभी रहस्य एक दूसरे से जुड़ने लगे। अंत में युवक का नाजुक और सुंदर चेहरा अचानक प्रकट हुआ। गुहे ने एक गहरी सांस ली। उसे अचानक एहसास हुआ, उस समय वो व्यक्ति जो रानी मेडुसा के साथ उलझने के दौरान लाभार्थी बन गया था, उसका निश्चित रूप से जियाओ यान से कोई संबंध था, जिसे बाद में जियाओ यान से छिपाया नहीं जा सकता था, भले ही वो खुद जियाओ यान न हो। क्या अच्छा आदमी है, उसने वास्तव में हम सभी को धोखा दिया। गुहे ने अपने हाथों को अपनी आस्तीन में डाला। संकीर्ण आंखों से उसने युद्ध के मैदान में जियाओ यान को देखा। उसके दिल में अचानक ये एहसास हुआ कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उस समय उनके समूह की लाइनअप मूल रूप से पूरे जिया मां साम्राज्य पर हावी हो सकती थी। हालांकि वे एक ऐसे युवक की योजनाओं के लिए गिर गए जो 20 साल का भी नहीं था। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने ये कैसे किया, लेकिन अब आपको सबसे पहले अपने सामने इस कठिनाई को सुलझाना चाहिए। नालन यानरान की विंड स्पीक ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सके। आसमान में ठंडी हवा चल रही थी, जिससे चौंकी हुई और विचलित नालन यानरान को होश आ गया। ऐसा करने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और एक सशर्त प्रतिवर्त के रूप में वो उस हल्की तलवार को पकड़ने की कोशिश करती हुई दिखाई दी, जिसे विस्फोटक तरीके से नीचे की ओर फेंका गया था। हालांकि अपनी मौजूदा ताकत के साथ हवा की चोटी को प्रदर्शित करना पहले से ही एक बहुत बड़ा तनाव था। उसके लिए इसे अपने अंगों की तरह निर्देशित करना असंभव था। इसलिए वो केवल अपनी आंखों से देख सकती थी कि कैसे वो लंबा शब्द, जो सभी दिशाओं से एक प्रभावशाली बल लेकर आया था, खुले मैदान में खड़े जियाओ यान की ओर एक गर्म सूरज की तरह हिंसक रूप से टूट पड़ा। उसका दिल इस समय पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। वो समझ गई कि उसके दिल में यान जियाओ नामक युवक के प्रति एक अनुकूल धारणा थी और शायद कभी स्वीकार न करने की प्रतिस्पर्धा की थोड़ी भावना थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसी ताकत थी जो दूसरों को वश में कर सकती थी, बिना किसी सुंदर चेहरे के। इन जटिल भावनाओं के कारण ही नालन यानरान ने यान जियाओं के साथ अपनी बातचीत में दूसरों से बात करते समय जो उदासीनता दिखाई थी, उसे त्याग दिया। उसकी गर्म और नरम आवाज कुछ ऐसी थी जिसका इस्तेमाल उसने कई सालों में पहली बार किसी ऐसे पुरुष पर किया था जो उसका बड़ा या रिश्तेदार नहीं था। हालांकि वो बहुत लंबे समय तक यान जियाओं के संपर्क में नहीं थी। जियाओ यान ने इस पहचान का इस्तेमाल अपनी सभी बेहतरीन क्षमताओं को बेलगाम तरीके से बर्बाद करने के लिए किया था, जिससे लोग बार बार चौंक जाते थे। अपने हाथ में स्वर्गीय ज्वाला के साथ उसने ज्वलंत जहर को ठीक किया, जिसे पिल्किंग गुहे भी ठीक नहीं कर सकता था। जब उसने अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भाग लिया तो वो विभिन्न देशों के कई बेहतरीन अल्केमिस्टों से अलग था। इसके अलावा वो प्रतियोगिता के ज्वार को मोड़ने के लिए आखिरी क्षण में उद्धार करता भी रहा था। एक निराशाजनक स्थिति में एक चमत्कार करके साम्राज्य के अल्केमिस्ट संघ को उनका सम्मान वापस पाने में मदद की जिसे वे खोने वाले थे। एक एक करके इन करतबों ने, जिसने लोगों के खून को उबाल दिया, अनगिनत अलग अलग युवतियों को उसके प्रति स्नेह महसूस कराया। इस तरह के प्रमुख परिणामों की आभा के तहत नालन यानरान जैसी उत्कृष्ट महिला भी थोड़ा चकित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। किस लड़की ने अपने दिल में कभी नहीं सोचा होगा कि जिस राजकुमार से वो प्यार करती है उसे हजारों लोगों से जयकारे नहीं मिल रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नायक सुंदरियों से प्यार करते हैं, लेकिन इसी तरह सुंदरिया भी नायकों से प्यार करती है। उस समय यान जियाओं की कार्रवाई, जहां उसने जिया मां साम्राज्य के कीमियागर संत की प्रतिष्ठा की रक्षा करने की पूरी कोशिश की, शायद उसका मूल इरादा नहीं था, लेकिन जिया मां साम्राज्य के नागरिकों की नजर में वो नायक शब्द के योग्य था। नालन यानरान चाहे कितनी भी उदासीन और घमंडी क्यों न हो, वो भी एक महिला थी। इसके अलावा जिस क्षण उस युवक को हजारों लोगों की जयकारें मिली थी,
वो वास्तव में वो क्षण भी था जब वो दूसरों के लिए सबसे आकर्षक बन गया था। अपने दिल में गड़बड़ भावनाओं से नालन यानरान को पहले ही तलवार वापस खींचने का आवेग हुआ। हालांकि जब वो इस कार्रवाई में विफल रही तो वो अचानक शांत हो गई। उसने अपने दांतों के पीछे से अपने निचले लाल होंठ को काटा और नीचे जियाओ यान को घूरने लगी। उसकी आंखों में भावनाएं हजारों धागों की तरह उलझी हुई थी, जो जटिल और अलग करना मुश्किल लग रहा था। जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और उस भेदी चमक को देखा जो उसकी आंखों में लगातार बड़ी होती जा रही थी। उसने अपने आसपास के लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी देखा था, लेकिन वो बहुत चिंतित नहीं था। कुछ ऐसा जो जल्दी या बाद में उजागर हो जाएगा। उसने बहुत लंबे समय तक अपनी दूसरी पहचान छिपाने के बारे में नहीं सोचा। हरे रंग की और बैंगनी रंग की लपटें धीरे धीरे उसके हाथों पर उठीं। ऊपर आसमान से उस पर पड़ने वाले दबाव ने कपड़ों को जियाओ यान की त्वचा पर कसकर दबा दिया। बैंगनी रंग की लौ बार बार टिमटिमा रही थी। केवल हरे रंग की लौ का समूह हवा के साथ हिल रहा था और कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। जियाओ यान ने अपने हाथों को बराबर ऊंचाई पर उठाया और तुरंत लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम कर दी। आसन्न टकराव को महसूस करते हुए दोनों लपटें अचानक तीव्रता से हिलने लगी। जैसे ही उनका तापमान तेजी से बढ़ने लगा, ज्वाला के पौधे पागलों की तरह उछलने लगे। वो क्या करने की सोच रहा है? जैसे ही उन्होंने जियाओ यान की अजीब हरकतों को देखा, फामा, गुहे और विशाल पेड़ों पर बैठे अन्य लोग दंग रह गए और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं रहा। ये बंदा वास्तव में दो अलग अलग तरह की ज्वालाओं को एक साथ मिलाने की सोच रहा है। गुहे वास्तव में टियर 6 कीमियागर कहलाने के योग्य था। कुछ सोचने के बाद वह जियाओ यान के इरादे को समझ गया। उसका चेहरा तुरंत दंग रह गया। क्या वो पागल है? वो वास्तव में दो अलग अलग ज्वालाओं को मिलाने की सोच रहा है। क्या उसे ज्वालाओं के प्रकोप का डर नहीं है? छठे दर्जे के कीमियागर के रूप में गुहे को स्वाभाविक रूप से दो अलग अलग लपटों के प्रतिरोध और असंगति की स्पष्ट समझ थी। दो अलग अलग लपटों को सफलतापूर्वक एक साथ मिलाने की कोशिश करने की कठिनाई लगभग अकल्पनीय थी। यहां तक कि गुहे ने खुद भी ये गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि उसके पास उस तरह की क्षमता है। बेशक उसने पहले कभी ऐसा करने की कोशिश भी नहीं की थी। आखिरकार इस दुनिया में हर किसी के पास जियाओ यान की निर्मम शक्ति नहीं होती, जहां कोई मौत से डरे बिना सब कुछ कर सकता है। एक कीमियागर के लिए एक लौ का पलटवार सबसे भयानक चीज थी। फामा ने जिया जिंग तियान के साथ नजरें मिलाई। उनके माथे पर कुछ संदेह भी हो सकते थे, लेकिन कीमियागर ग्रैंड मीटिंग में किए गए पहले के चमत्कार के साथ उन्होंने समझा कि इस छोटे से साथी को लापरवाही से नहीं देखना चाहिए, जो अभी भी काफी छोटा था। जब इस असाधारण युवा की बात आई तो चमत्कारों की कोई कमी नहीं दिखी। क्या वो उस चीज का इस्तेमाल करने वाला है? जैसे ही उसने जियाओ यान की हरकत पर नजर डाली, हाई बोर्डों का माथा फड़क उठा। उसके हाथ थोड़े असहज महसूस करने लगे। हालांकि वो जानता था कि इस तरह के विलय से उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन दूसरी बार विलय से हुए उस बहुत बड़े पैमाने के विस्फोट के बाद हाई बोर्डों को कुछ मनोवैज्ञानिक आघात लगा था, जिसके कारण कुछ डू हुआंग लगभग मर गए थे। इसलिए जब तक वो इस साथी विलय की लपटों को देखता रहा, वो कहीं दूर गायब हो जाने के आवेग को रोक नहीं सका। हालांकि ये सौभाग्य की बात थी कि हाई बोर्डोंग ने पिछली बार की तरह खुद को नहीं खोया। उसने अपने दिल में अपनी क्यूई को बलपूर्वक दबा दिया, जो थोड़ी जल्दी में हो गई थी, जबकि उसकी आंखें युद्ध के मैदान पर ध्यान से घूर रही थी। हरे और बैंगनी रंग की लपटें लगातार करीब आती गई। दो लपटों से बार बार एक भयंकर ऊर्जा तरंग निकलती। कभी कभी ज्वाला के पौधे आगे बढ़ते और एक जोरदार विस्फोट करते, जो गड़गड़ाहट की लहर की तरह होता, जिससे मौजूद सभी लोग थोड़ा चौंक जाते। जियाओ यान की अभिव्यक्ति शांत थी, क्योंकि वह दो अलग अलग लपटों के परिवर्तनों को देख रहा था।
वो एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसके हाथ अचानक जोर से आपस में ताली बजाने लगे। धमाका, धमाका। दो रंग की लपटें एक दूसरे से हिंसक रूप से टकरा रही थी। जियाओ यान की हथेली से बार बार दबी हुई गड़गड़ाहट की आवाजें निकल रही थी। हालांकि जियाओ यान ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसने अपने हाथों को थोड़ा रगड़ा और एक आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर से बिजली की तरह फैल गई। तुरंत ये दो ज्वालाओं के समूहों के चारों ओर लिपट गई और अपने पिछले अनुभव का पालन करते हुए उसने इसे बहुत परिचितता और सहजता से नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे जियाओ यान के हाथों के बीच रगड़ बढ़ती गई, अचानक उसकी हथेलियों से एक हल्की चमक फैलने लगी, बिल्कुल दबी हुई गड़गड़ाहट की तरह। एक पल बाद दबी हुई गड़गड़ाहट अचानक बंद हो गई। जियाओ यान ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी हथेलियां, जो कसकर एक साथ पकड़ी हुई थी, धीरे धीरे अलग हो गई। उसकी हथेली से एक हरे बैंगनी दोहरे रंग की चमक अचानक चारों ओर फैल गई। चमकीली चमक धीरे धीरे कमजोर होती गई। जैसे ही सभी की आंखें तेजी से इधर उधर घूमी, उनके चेहरे तुरंत स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने हरे बैंगनी रंग के लौ कमल को देखा जो धीरे धीरे घूम रहा था, जियाओ यान की हथेली के ऊपर लटका हुआ था। ये है। गुहे चौंक गया, क्योंकि उसने जियाओ यान के हाथ पर दो रंग की लौ देखी। उसका मुंह खुला रह गया और उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति, जो पूरे खुले मैदान में फैली हुई थी, उस लौ कमल पर फेंक दी। उसकी आंखें तुरंत और अचानक सिकुड़ गई। क्या बहुत बड़ी हिंसक ऊर्जा है। स्वर्गीय लौ और एक और लौ एक साथ मिल गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी असंगति के कारण एक बहुत बड़ा विस्फोटक बल बन गया। ये साथी वास्तव में ये कदम उठाने में सक्षम है। एक टियर 6 कीमियागर के रूप में गुहे स्पष्ट रूप से समझता था कि दो लपटों को एक साथ मिलाने से बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक ऊर्जा पैदा हो सकती है। हालांकि दो लपटों को एक साथ मिलाने और निर्देश पर इसे विस्फोट करने की कोशिश करने के लिए इसे नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को दो लपटों को संतुलन में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस तरह के संतुलन को नियंत्रित करना मुश्किल था। अगर दो में से कोई भी लपट इस संतुलन को तोड़ती है, तो ये दोनों लपटें पहले फट जाएंगी। उसके बाद ही उन्हें बाहर निकाला जा सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो न केवल जियाओ यान अपने प्रतिद्वंदी को चोट पहुंचाने में विफल रहेगा, बल्कि वो खुद को भी गंभीर रूप से घायल कर लेगा, जिससे उसे जितना लाभ होगा उससे ज्यादा नुकसान होगा। गुहे को नहीं पता था कि वो अपनी क्षमता से दो तरह की लपटों को पूरी तरह से मिला सकता है या नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि अपने कई वर्षों के अनुभव से वो बता सकता था कि इस तरह के विलय की कठिनाई टियर 4 या यहां तक कि टियर 5 की औषधीय गोली को परिष्कृत करने से कम नहीं होनी चाहिए। फिर भी नीचे वाला युवक आसानी से इस बेहद खतरनाक विलय को पूरा करता हुआ दिखाई दिया। इससे गुहे को झटका क्यों नहीं लगा? उससे हारने में कोई शिकायत नहीं है। गुहे ने आह भरी, अपना सिर घुमाया और लियू लिंग से बात की। लियू लिंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी, क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसकी आध्यात्मिक धारणा संभवतः गुहे जितनी सावधानी पूर्वक नहीं हो सकती थी, फिर भी वो अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि दो रंगों वाली ज्वाला कमल, जो उसकी हथेली के आकार के आसपास थी, में किस तरह की विशाल ऊर्जा थी। ये कहना वास्तव में मुश्किल है कि इस मैच में कौन जीतेगा या हारेगा। गुहे ने अपना सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया। वो कौन सी चीज है जो उसने बनाई है? पत्थर के मंच पर खड़े युनलेंग ने जियाओ यान के हाथ के ऊपर लटके हरे बैंगनी लौ कमल को देखकर भौहें सिकोड़कर अनिश्चितता से पूछा। पता नहीं। उसके बगल में बैठे कुछ बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और अज्ञानता में सिर हिलाया। युनलेंग ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ से अपनी दाढ़ी को सहलाया। किसी अज्ञात कारण से उसके दिल में बेचैनी पैदा हो गई थी।
खुले मैदान में मौजूद सभी निगाहें जियाओ यान की हथेली पर टिकी थी। हालांकि वे अनिश्चित थे कि उस हरे बैंगनी लौ कमल में किस तरह की शक्ति थी, लेकिन मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्यों ने कुछ महसूस किया था। उन दोनों के युद्ध के मैदान के करीब रहने वाले कुछ शिष्य गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपने शरीर की सतह पर रक्षात्मक आवरण की मोटाई बढ़ा दी थी। कितनी प्रबल ऊर्जा है! इस आदमी को देखना वाकई मुश्किल होता जा रहा है। उसके तुरुप के पत्ते एक के बाद एक अंतहीन रूप से सामने आते दिख रहे हैं। फामा ने अपनी नजरें लौ कमल से हटाई और जिया जिंग तियान से नजरें मिलाई। फिर उसने अपने दिल में थोड़ी चिंता के साथ आहे भरते हुए अपना सिर हिलाया। जब से वे इस साथी को जान गए थे, तब से उन दोनों ने कई बार सदमे का एहसास महसूस किया था। जियाओ यान के हाथ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहे थे। वो लटका हुआ हरा रंग का लौ कमल भी उसके हाथ का अनुसरण कर रहा था, क्योंकि वो बार बार उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। जियाओ यान ने अपना सिर उठाया। उस तीखी और गर्म तलवार के दबाव ने जियाओ यान के शरीर को लगभग थोड़ा झुका दिया। जियाओ यान ने अपने पैरों को थोड़ा अलग किया, क्योंकि उस भारी मात्रा में ऊर्जा नीचे गिर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी उंगली अचानक कमल से बाहर निकल गई और उसने धीरे से कहा, जाओ, गुस्सा बुद्ध कमल लो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, हरा बैंगनी लौ कमल अचानक उसके हाथ से निकल गया, एक बहती हुई रोशनी में बदल गया, जो गर्म सूरज की रोशनी वाली तलवार की ओर चमक उठी। खुले मैदान में अनगिनत तनावग्रस्त निगाहों की निगरानी में प्रकाश की दो किरणें तेजी से हवा में चमक उठीं। अंत में वे जमीन से लगभग 10 मीटर की दूरी पर हिंसक रूप से टकराई, बिल्कुल दो उल्कापिंडों की तरह। धमाका! इस समय पूरे मिस्टी क्लाउड माउंटेन में एक बहुत बड़े विस्फोट की आवाज गूंज उठी।